प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मुंबई, महाराष्ट्र से। आइए शुरू करते हैं इनकी कुंडली का अध्ययन। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि इनकी कुंडली का पंचांग कैसा बना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो ग्रहों को जैसे कि फल देने की शक्ति मजबूत कमज़ोर ग्रह पंचांग से ही हो जाते हैं। जैसे उत्तरायण में सूर्य बुध गुरु शुक्र चंद्रमा आदि बलवान हो जाते हैं, और वैसे ही दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु आदि कमज़ोर हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि विशेष अयन में, माह ऋतु में, पक्ष में, वार में ग्रहों को बल मिलता है। जैसे कोई भी ग्रह अपने वार को बली होता है ना। तो ये बात समझनी होगी, इस वजह से इसका अध्ययन आवश्यक होगा। और सबसे पहले जन्म होता है जातक का फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह पौष और फाल्गुन का प्रभाव रहेगा, जिसमें जन्म जातक आराम से जीवन बिताना चाहता है। आराम से मतलब उसको बहुत ज़्यादा ऐसा हेडेक नहीं चाहिए, चिंता मुक्त रहे और शांति से जीवन बिताना चाहे। वैसे सभी लोग चाहते हैं, पर यहाँ पे फाल्गुन और पौष का ये सब प्रभाव रहेगा। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं ये बली हो जाते हैं, और इसके आधार पर ही सूर्य बुध गुरु शुक्र चंद्रमा ये बलवान होते हैं और जातक की कुंडली को सकारात्मक प्रभावों से युक्त रखते हैं। जन्म होता है शिशिर ऋतु पे, जिसपे शनि का प्रभाव है। अब तो हमारे यहाँ सिर्फ गर्मी है, ठंडी धीरे धीरे गायब, बरसात धीरे धीरे गायब, और या तो अतिवृष्टि होती है या तो अनावृष्टि होती है। बहुत ही पर्यावरण का इतना मतलब मजबूत तरीके से हमने निचोड़ दिया है कि अब उस जगह पे पर्यावरण चला गया जहाँ पे हमें उसको वापस लाने के लिए दशकों पीछे जाना पड़ेगा। कम से कम आपको 20 साल पीछे जाना पड़ेगा, 25-30 साल पीछे जाना पड़ेगा, तब जाकर के शायद आप थोड़ा सा पर्यावरण को रिवाइव कर पाएंगे। ये बात है। तो कंक्रीट के जंगल जो फैले हैं उसका बड़ा व्यापक असर उस कंक्रीट के जंगल में रहने वाले लोगों पर ही। मनुष्य को मैंने बात कही थी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट लिखा था, उसमें बात कही थी कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आगे हो गए हैं, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, बहुत संसाधन बटोर लिया, इस वजह से बहुत ज्ञानी हो गए हैं, पर सिर्फ मूर्ख हो गए हैं। और इंसान जैसे जैसे प्रकृति को चुनौती देता है अपने इन्वेंशन से, जैसे जैसे आप परमात्मा को चुनौती देते हैं, तुम गर्मी बढ़ाओ हम एसी बना लेंगे, लगा लेंगे, पर उतनी बार वो अपनी मूर्खता सिद्ध करता है। बहुत गहरी बात है। आप जितनी बार प्रकृति से पंजा लड़ाते हैं, जबकि आपको पता है कि आप उससे जीत नहीं सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उसका अगला वार कहाँ होने वाला है, आप अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करते हैं, जबकि वो बुद्धिमानी सिर्फ आपको लगती है। वस्तुतः प्रकृति उस पर दूर बैठ करके हंस रही होती है कि देखो एक मूर्खता इसने सिद्ध कर दी फिर से। इस वजह से बार बार, और मानो इसमें पीछे रहने वाला भी नहीं, वो बार बार अपनी मूर्खता सिद्ध करेगा। अगर बुद्धिमान होता तो युद्ध शांत होता, युद्ध होता थोड़ी ना। तो इस हिसाब से। और जन्म होता है शिशिर ऋतु में, जिसपे शनि देव का प्रभाव होता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के काम थोड़े मेहनत से करने पड़ते हैं। कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पाचक बोल रहा हूँ, पापक होते हैं। तो पापक होने के कारण कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के चंद्रमा जब पापक होंगे तो व्यक्ति के धन को अनियमित रखेंगे। कई बार उसका स्वास्थ्य, उसका मन, उसका चिंतन, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव वो एक जैसा नहीं रहेगा, मतलब वो बार बार बदल सा रहा है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि चंद्रमा पापक हो गए और जन्म कुंडली में होते हैं 12वें भाव के स्वामी सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। इस वजह से एक तरफ जहां आपकी कुंडली का 6ठा भाव बलवान होगा, वहीं पे चंद्रमा जब जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो कई बार वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर परिणाम करते हैं, और उसका असर जातक के जीवन के दिनचर्या के ऊपर देखा जाता है, जो कि एक जैसा नहीं रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र ओम वसुभ्यो नमः, वसु नामक के देवता इस नक्षत्र के स्वामी हैं, और हमें गुलाब के पौधे अपने घर से दूर, थोड़ा दूर बाहर दरवाजे पे लगा सकते हैं, थोड़ी दूर पे लगा सकते हैं।
गुलाब के पौधे की जड़ अपने गले में धारण कर सकते हैं। अमावस्या को दान करना चाहिए। दीप दान गंगा जी में करना चाहिए, नदी आदि में दीप दान करना चाहिए। श्रीफल के वृक्ष के चारों तरफ दीपों की माला बनानी चाहिए। ऐसा करने से धन की समस्या समाप्त होती है। शिव जी के मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना और शिव जी को साष्टांग प्रणाम करना, ये सारी चीज़ें बड़ी ही आवश्यक हो जाती हैं। वरीयान योग, ये अच्छा है जो व्यक्ति की आयु को जोड़ने वाला और उसके सकारात्मक बिहेवियर को सामने रखने वाला, मजबूत इच्छा शक्ति का, महत्वाकांक्षा से युक्त, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बनाते हैं। वैश्य वर्ण और राक्षस गण, यहाँ व्यक्ति के अंदर राजसिक और तामसिक दो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जहाँ से बढ़ करके हमें अपने आप को शुद्ध सात्विक बनाने की आवश्यकता होगी। वैश्य वर्ण के कारण व्यक्ति लाभ और हानि, व्यापारिक विचार, नुकसान न झेल पाने वाला, और राक्षस गण के कारण कई बार चिरंतन सुख के प्रति भागने वाला, जो कि वस्तुतः परमात्मा की गोद है। राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, मोह मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपकी कुंडली का पंचांग, इसमें अच्छा क्या बना है? इसमें अच्छा क्या बना हो सकता है? एक तो आप जन्मे हैं शनिवार को, जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को असंतोषी प्रवृत्ति का बनाता है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अमावस्या के हो गए, जो निगेटिवली अप्रोच करेंगे। वैश्य वर्ण थोड़ा ठीक हो रहा है। वरीयान योग, धनिष्ठा नक्षत्र, सामान्यतः ये भी पंचक नक्षत्र ही होता है। धनिष्ठा से शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये पंचक नक्षत्र होते हैं। और इसमें कई बार आपको थोड़ी बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, या व्यक्ति की अभिलाषाएं बड़ी होती हैं, इच्छाएं बड़ी होती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वो दिन रात मृगमरीचिका जैसे बनता है पर्यावरण में, वातावरण में, जैसे रेगिस्तान में मृगमरीचिका में उलझ जाता है। तो कभी बेटे की चिंता, कभी पत्नी की चिंता, कभी भाई की चिंता, कभी माता की चिंता, इसी चिंता में वो उधेड़-बुन में लगा रहता है। और उस चिंता की पूर्ति के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए लगातार मेहनत करता रहता है। और उसमें उसका मन, जो उसका अपना है, वो भी उसके सहयोग में 100% नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पापक हैं। और चंद्रमा जब पापक हो जाते हैं तो व्यक्ति का मन मस्तिष्क उसके जैसा, उसके साथ कई बार नहीं होते। तो हमें यहाँ पे विचार करनी होगी। आइए अब आपकी कुंडली में ग्रहों के बारे में चर्चा कर देता हूँ। लग्न का मान 29 अंश का बना है। व्यक्ति की बेचैनी यहीं से शुरू होती है। आप कितने परेशान हैं चीज़ों को लेकर के, आप कितने जल्दी असुरक्षित महसूस करते हैं, खुद को डरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा बार बार ऐसी चिंता क्यों सताती है कि आज तो कमा लिया, कल आज तो चल रहा है, कल क्या होगा? अपने ऊपर विश्वास की कमी, कम्युनिकेशन में गैप, कंफ्यूज रहना, स्वास्थ्य में कमज़ोरी, कई बार धन को सही दिशा पे खर्च न करने का भाव या प्रभाव। तो कहीं ना कहीं लग्न का मान इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है। आमतौर पे आप लोग जब कुंडली देखेंगे तो आपको कहा जाएगा कि लग्न बलवान है तो बढ़िया है। लग्न में कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है? यहाँ तो लग्न में कुंडली खाली है, कुंडली खाली है, लग्न में कोई ग्रह नहीं है। पर कुंडली लग्न खाली है वो चलेगा, लग्न का मान कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये अवरुद्ध अवस्था का, वृद्ध अवस्था का मृत प्रायः लग्न होगा। सिंह लग्न की कुंडली है। अंतिम अंशों पे कुंडली में जातक का जन्म हुआ, जब सिंह लग्न एकदम बिल्कुल बीतने वाला था। 29 अंश 11 कला। अब होगा क्या कि ये कई बार संधि काल का लग्न कहा जाएगा, मतलब एक लग्न समाप्त हुआ, दूसरा शुरू हो रहा है। सिंह समाप्त, कन्या, तो दोनों का प्रभाव जातक को देखने को मिलेगा। कभी आप आत्मविश्वास से युक्त हैं, कभी आप दूसरों के पिछलग्गू हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा कर्मठ हो जाते हैं, एकदम रिजिड हो जाते हैं, और कभी आप बहुत ज़्यादा लुंज पुंज हो जाते हैं। कभी आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करते हैं और कभी दूसरों के ऊपर पट्ट से, तपाक से विश्वास कर लेते हैं। तो ये जो नेचर आता है, और ये सिंह और कन्या से प्रभावित होता हुआ आता है। आत्मविश्वास कन्या वालों का भी होता है, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होता, पर चूंकि कन्या अभी आरंभ होगी, कन्या राशि अभी आरंभ होगी लग्न में, और सिंह राशि समाप्त है, मतलब ये बीच का लग्न बना हुआ है, सिंह की समाप्ति और कन्या का आरंभ। तो यहाँ पे दोनों ही नेचर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ फिजिकली व्यक्ति जो है वो मंगल और शुक्र से प्रभावित होगा। लग्न पे मंगल और शुक्र की दृष्टि के कारण फैशन की समझ, उच्ची महत्वाकांक्षा, और जरा ध्यान से देखें तो काम करने का बल, कि मेरे पास काम रहे, मैं कभी खाली ना बैठूं। पर जब कन्या राशि की तरफ देखते हैं तो लग्न पे केतु का प्रभाव भी है। लग्नेश बुध
जो सूर्य हैं वो बुध के साथ बैठे हैं, तो कई बार व्यक्ति में तर्क कन्फ्यूज़न, तर्क हो जाए, इमोशन हो जाए, या ऐसा लोगों को जोड़ के रखूं, कोई मुझसे नाराज़ ना हो, सब लोग मेरे प्रिय बने रहें, सबका मैं प्रिय बना रहूं, ऐसा वाला भाव आता है। तो ये दोनों से प्रभावित कुंडली हो जाएगी। धन भाव और 12वें भाव के स्वामी अष्टम में चले गए, छठे में चले गए, दो स्थान में चले गए, और लग्न के अधिपति भी छठे में चले गए। लग्न 12 और 30 दूसरा, ये तीनों जब छठे भाव में चले जाएंगे तो कई बार व्यक्ति के जीवन को ऋण में ले जाने वाला, विषम परिस्थितियों का निर्माण करने वाला, और खाली दूर दूर की सोचे कि मैं दूर जाऊं, विदेश जाऊं, पर उसकी इच्छा धरी की धरी रह जाए, या कई बार वहाँ जाए भी तो बड़ी परेशानियों के साथ जाए। इस वजह से उसे तौबा करना चाहिए। दूसरा कि जन्म कुंडली में 12वें भाव पे गुरु की दृष्टि होगी तो व्यक्ति विदेशी कंपनी में काम कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, ट्रांसपोर्ट का काम कर सकता है, हार्डवेयर का काम कर सकता है, पेट्रोल का काम कर सकता है, डीजल का काम कर सकता है, खादान का काम कर सकता है, कोयले का काम कर सकता है, केमिकल का काम कर सकता है, इतनी सारी चीज़ें, फर्नीचर वगैरह भी, कई बार लोहे का काम भी बन सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन धन भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठना व्यक्ति की कुंडली को बुध की दशा में, चंद्रमा की दशा में और सूर्य की दशा में व्यक्ति के जीवन में कई बार दारिद्र्य देखने को बेबस होना पड़ता है, या कई बार उसको इन सभी दशाओं में जब कभी ये दशा एक्टिव होंगी सूर्य बुध और चंद्रमा वाली, तो व्यक्ति के जीवन में इतनी विषम परिस्थितियों का निर्माण हो जाए, या कई बार वो उसे समझ ना पाए, या कई बार वो एक जैसा परिणाम ना दे, मतलब निगेटिव भी है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगा, या कई बार उस दशा काल में जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो उस दशा का नहीं है, पीछे की दशा का परिणाम आपको मिल रहा है। तो सीधी सी बात होगी कि धन भाव के स्वामी जब कभी भी 12वें भाव के स्वामी के साथ छठवें में जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के जीवन में धन का जो नियमन होता है वो सही तरीके से नहीं होता है, या कई बार व्यक्ति के जीवन का धन एक जैसा नहीं आता है। वहीं तीसरे भाव में उच्च के जो शनि बैठे हैं वक्री होकर के, वो काफ़ी मोटा धन देने वाला बन रहे हैं। मतलब व्यक्ति कई बार ऐसे क्षेत्रों से भी काम करता हुआ नज़र आ सकता है या कर सकता है जहां से एक बार में एक दिन में 5 लाख कमा लिया, अगले 10 दिन तक काम चल रहा है, फिर 15वें दिन 5 लाख का काम हो गया तो फिर 15 दिन का काम चला। तो इस तरीके का काम जहां एक मोटी आमदनी उसे प्राप्त होते हुए नज़र आती है। उच्च के शनि तीसरे भाव में व्यक्ति को भाई बहन, माता पिता, कम्युनिकेशन, तीर्थ यात्रा, कर्तव्य पथ और कर्तव्य परायण, इन सभी चीज़ों से व्यक्ति को लाभ होता रहेगा या वो ऐसा होता है। इसके साथ साथ चतुर्थ स्थान में अष्टम भाव के स्वामी के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति जो बैठे हैं वो व्यक्ति की कुंडली में केंद्र त्रिकोण का योग बना करके धार्मिक, प्रबुद्ध, कम्युनिकेटिव, सुंदर, चरित्रवान, नेचर को फॉलो करने वाला, मतलब प्रकृति के साथ संतुलन बनाने वाला, और इतना ही नहीं इकट्ठा करने वाला भी होता है। माता और पिता दोनों में से पिता से ज़्यादा माता से निकट होता है, और अपने नाम पे संपत्ति इकट्ठा करने वाला भी होता है। इतनी सारी चीज़ें हैं। अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं गुरु और शनि उच्च के हैं। स्वाति नक्षत्र में शनि बैठे हैं 10 अंश के, गुरु 14 अंश के बैठे हैं। जरा ध्यान से देखिए तो गुरु का बल बहुत अच्छा है। और एक बात और भी है कि जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह में मंगल केंद्र में है और योग कारक ग्रह में गुरु केंद्र में है, मतलब त्रिकोण और त्रित्रिकोण, त्रित्रिकोण और त्रिकोण दोनों के स्वामी केंद्र में, और एक दशम स्थान के स्वामी पराक्रमेश जन्म कुंडली में शुक्र और शनि का आपस में परिवर्तन। तो इस तरह से जन्म कुंडली में जो मिलेगा वो इसी शनि के उच्च के होने के कारण, शनि और शुक्र जैसे दो परम मित्र का परिवर्तन के कारण, पंचमेश और नवमेश का केंद्र में होने के कारण जातक की कुंडली को बलवान होते देख रहा हूं। पंचम भाव में मूल नक्षत्र के केतु अपने नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति को पूर्व काल में भी धर्म आचरण करने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला, मंदिरों में मंदिर की सेवा करने वाला, जैसे जो सफाई कर्मचारी हो जाए या मंदिर में सेवादार हो जाए, मंदिर का दरबान हो जाए, पूर्व जन्म में व्यक्ति राजा के मंदिर का रक्षक था। उसके बाद जन्म कुंडली के 6वें स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा, ये कई बार आपके जीवन में आपका काम एक बार में नहीं बना रहे हैं, एक बार से ज़्यादा बार मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी काम आपका एक बार में होता नहीं है, और कई बार व्यक्ति का आत्मविश्वास विचलित होता रहता है। जबकि 7वें स्थान में शनि की राशि में शुक्र और मंगल का बैठना दाम्पत्य को एक बेहतर दृष्टिकोण दे रहे हैं, जहां पत्नी महत्वाकांक्षी हैं और कई बार उनको पेट से संबंधित समस्या और आपको हार्मोन और नेत्रों से संबंधित समस्या से जूझते हुए देखा जा सकता है।
अष्टम स्थान के स्वामी जन्म कुंडली में गुरु चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। इस अवस्था में कई बार पिता के सुख, पिता के प्रभाव, माता पिता में से माता का घर उजड़ जाए, पिता का घर उजड़ जाए, मतलब ऐसे कई बार होती हैं। या कई बार ऐसी बीमारियां लग जाए जो माता से आती रहें, पिता से आता रहे, मतलब जेनेटिकली एक जो जीन के माध्यम से एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है, ऐसी बीमारी कई बार लग जाती है। और वो अष्टमेश के चतुर्थ स्थान में बैठने के कारण होता है। उस भाव के ठीक आगे शुक्र और मंगल हार्मोन गड़बड़ है, इस वजह से उसको ठीक करने की कोशिश करिए। किसी डॉक्टर से संपर्क करिए जो हार्मोन का डिसबैलेंस ठीक कर सके। दूसरा, नेत्रों की समस्या, आंखों में समस्या, कफ से संबंधित समस्या, क्योंकि अष्टमेश हैं गुरु, कफ से संबंधित ठंड जनित बीमारियां देते हैं और ये नेचुरली अभी है। हालांकि अब धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ होगा, क्योंकि शनि है तो ये पीक पर होगा, मतलब अवस्था में जब व्यक्ति जवान रहेगा तब उसको थोड़ा कम प्रभावित करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा और बच्चा होगा तब तब ये बीमारी बढ़ती जाएगी। तो सामान्यतः ये बीमारी अब घटने वाली एक तरीके से नहीं मालूम पड़ रही है, पर चूंकि गुरु की दशा अभी नहीं है इस वजह से हम इसे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं कहेंगे, थोड़ा कम कहेंगे। उसके बाद अष्टम भाव के बारे में मैंने चर्चा कर दी। अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाते हैं। केतु वहाँ 9 अंश के बैठे थे, बुध 4 अंश के, 25 अंश के सूर्य, 25 अंश के चंद्रमा और 29 अंश के सूर्य बैठे थे। तो चंद्रमा को सूर्य ने अस्त किया। सिद्धांत आचार्य वैद्यनाथ का है ही कि जन्म कुंडली के सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं तो चंद्रमा का बल कमज़ोर हो जाता है, और चंद्रमा का जब बल कमज़ोर हो जाता है तो बाकी की कुंडली के ग्रह भी चाहे कितने ही बड़े अच्छे राजयोग क्यों न बनाते हों, कई बार उन्हें कमज़ोर परिणाम करते हुए देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी का सप्तम में बैठना, विवाह के बाद भाग्य, विवाह अच्छा हो, दार्शनिकता अच्छी बन रही है और विवाह का संतुलन बना रहता है। जबकि दशम स्थान के स्वामी का दशम स्थान में अपने भाव से 10 घर आगे बैठना, गुरु की दृष्टि इस भाव पे है, तो कहने का अर्थ है कि इस कुंडली का पिता पक्ष सामान्यतः थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ ही मंगल के साथ बैठे हैं। तो मैं उसे बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर सामान्यतः वहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर हो सकती है। हालांकि पिता कारोबार बहुत अच्छे रहे। नवम स्थान के बाद दशम स्थान और एकादशवें स्थान के अधिपति का छठे भाव में बैठना भी कई बार बुध के कारण व्यक्ति को दारिद्र्य, मित्रों के कारण, भाइयों के कारण, कई बार सगे संबंधियों के कारण व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशान होते या जूझते हुए देखा जा रहा है। 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव को देख रहे हैं, सूर्य बुध की दृष्टि है, गुरु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति का व्यय संतुलित है, उसमें जरा भी कोई दो राहेपन की स्थिति नहीं बनी हुई है। अब मैं आपकी कुंडली में दशमांसा चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब यहाँ से आगे मैं आपका ध्यान सीधा इनकी कुंडली के दशमांसा चक्र पे लेके आता हूँ। जैसे ध्यान से समझे तो यहाँ पे केंद्र में स्थिर राशियाँ बनी हैं, दशमांसा चक्र के केंद्र में भी स्थिर राशियाँ बनी हैं। इसका अर्थ क्या है? ये ऐसे ही सामान्य नहीं है। इसका अर्थ होता है भगवान कि व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कारोबार में, अपने स्वास्थ्य में, अपनी मित्रता में, अपने दाम्पत्य में, अपने व्यवहार में एक स्थिरता पसंद करने वाला है। उसको वो उसकी ये इच्छा है कि उसके पास कोई भी चीज़ आए तो रहे, टिके, उसका वो लाभ उठाए और फिर धीरे धीरे वो नष्ट हो। जो कोई भी व्यवहार, जो कोई भी बुद्धि, जो कोई भी संसाधन, जो कोई भी संबंध उसके बनेंगे वो प्रायः एक लॉन्जिविटी को प्राप्त करेंगे। दूसरा, स्थिर राशियों के केंद्र में निर्माण का एक दूसरा फल ये होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता धीरे धीरे आएगी, प्राप्त होना भी धीरे धीरे ही आएगा। जबकि नवमांश चक्र में जो द्विस्वाभाविक राशियां बनी हैं, इसका अर्थ होगा कि दाम्पत्य सामान्यतया बैलेंस्ड है या कई बार उसमें थोड़े बहुत कर्कशता का भाव दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जब स्थिर राशि द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण होता है तो आचार्यों ने बात लिखी कि व्यक्ति का जो दाम्पत्य होता है वो थोड़े एग्रेशन वाला, राक्षसी प्रवृत्ति वाला और ऐसा वाला होता है। दशमांसा चक्र में चंद्रमा उच्च के लग्नेश पंचम भाव में बुध के साथ परिवर्तन, मेहनत और मेहनत के बाद यश, संघर्ष और संघर्ष के बाद प्रतिष्ठा, कुंडली ऐसे आगे बढ़ेगी। इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होते हैं शुक्रदेव और साथ ही साथ शनिदेव। शनि स्वग्रही हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव धन भाव से संबंध बना लिए। गुरु जन्म कुंडली में लाभेश होकर के लाभ को देख रहे हैं और लग्न को भी देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति महत्वाकांक्षा से युक्त है, महत्वाकांक्षी है। वो महत्वाकांक्षा की उसकी पूर्ति भी होगी और शुद्ध तरीके से धन कमाने का वो पक्षधर होगा। वो गलत तरीके से धन कमाना नहीं चाहेगा। चंद्रमा उच्च के लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति व्यापार करके और प्राइवेट नौकरी करके भी धन कमा सकता है।
सामान्यतः यहाँ पे गुरु बैठे हैं जो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो कारोबार की चिंता व्यक्ति के पास रहेगी। लेकिन शनि की दशा अभी वर्तमान में चल रही है, जो आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हैं या बली हैं या स्वग्रही हैं या अपनी राशि में बैठे हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है उच्च की, और राहु की भी मित्र दृष्टि प्राप्त हो रही है, और साथ ही साथ इस भाव का अधिपति है। इसका अर्थ होगा कि इस शनि के काल में व्यक्ति संपूर्णतया अपने अनुशासन के साथ अपनी दशा का लाभ उठाएगा और कारोबार को भाग्य का सुख मिलता जाएगा, वो लाभान्वित होता रहेगा। दशमांसा चक्र में चतुर्थ स्थान के स्वामी का धन भाव में बैठना, लग्न पे गुरु की दृष्टि का होना और लग्नेश का पंचम भाव में बैठना, ये व्यक्ति को स्थिर संपत्ति अपने नाम पे खड़े करने का योग बना देता है। या कई बार ऐसी स्थितियां कि व्यक्ति अगर स्थिर संपत्ति प्राप्त करना चाहता है या अपने नाम पे रखना चाहता है, तो 100% उसका स्वागत ग्रह आपकी कुंडली में कर रहे हैं। स्थिरता है, भाग्य का साथ है और चिरंतन सुखों का प्राप्त होना भी लिखा हुआ है। ऐसे कुंडली कमज़ोर नहीं बनी है। दशमांसा चक्र में आपके पास लगाने के लिए जो धन होगा व्यापार में, वह आपकी माता या पिता की संपत्ति आप लगा सकते हैं। लग्न में केंद्र में गुरु और चंद्रमा का बैठना, व्यक्ति कारोबार की समझ रखने वाला, व्यापार और अपने नौकरी को समय देने वाला, प्रतियोगिता से कभी भी थकने और हारने नहीं वाला, मजबूती से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के काम करने वाला होता है। दशमांसा चक्र के आधार पर राहु, शनि, मंगल, इन सब का प्रभाव जन्म कुंडली के जब नवम भाव पे जा रहा है, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करेगा इन दशाओं में, शनि की दशा में, मंगल की दशा में, राहु की दशा में। एक बात और भी जो अच्छी होगी कि पंचम भाव में ये जो सूर्य शुक्र आपको नीच के दिखा रहे हैं, वो नीच के वस्तुतः नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र और बुध का परिवर्तन हो रहा है। जहाँ मैंने पूर्व में बात कही थी कि चलना है, गिरना है, ठोकर खाना है और फिर वापस अंत में आपकी प्रतिष्ठा आपको मिल जाएगी, आपका यश आपको मिल जाएगा। इतनी सारी चीज़ें। दशमांसा चक्र में एक और भी अच्छी बात जो बनी हुई है कि पराक्रमेश उच्च के हैं, गुरु से पराक्रम भाव और पराक्रमेश दृष्ट हैं, और मेहनत भाव पे केतु की दृष्टि जा रही है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने पराक्रम को लेकर के सकारात्मक है और ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति धारण करके बैठा है। गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पे देखने को मिल रही है या गुरु अगर चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाला हो जाएगा। उतना ही नहीं, वार के अधिपति शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र के लिए बलवान होके बैठे हैं। नवांश चक्र की कुंडली के लिए भी वो बलवान होके बैठे हैं। दशमांसा चक्र की कुंडली के लिए वो ग्रह उच्च का होकर के बलवान होके बैठा है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली के वारिस उच्च के हैं। पर अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम में बात कही थी, दुर्बलई दुर्बलाज्ञेया विपरीतः शनि स्मृताः। इसका अर्थ होता है कि शनि जितने बलवान होंगे, कई बार आपके जीवन का संघर्ष वो बढ़ा भी देते हैं। इसका अर्थ होगा कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या जब कभी भी आपके जीवन में संघर्ष जो दिख रहा है, वो हो सकता है कि शनि के बलवान होने के कारण हो। इसकी पुष्टि मैं तो नहीं कर सकता, पर हाँ, जो सिद्धांत आचार्यों ने लिखे हैं, आचार्य वराह मिहिर का ये सिद्धांत है कि शनि जैसा ग्रह अगर जन्म कुंडली का मारक हो या जैसा भी हो, अगर वो बलवान होकर बैठा है, तो जातक के लिए कई बार संघर्ष वो बढ़ा देता है। तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यहाँ दूसरे भाव में बैठे हैं और यहाँ पे जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं। जरा ध्यान से देखिए, तो तीसरी दृष्टि से जो नवम भाव को देख रहे हैं, यहाँ का अधिपति जन्म कुंडली में शनि और केतु के संपर्क में है और ये पापकर्त्री में है। यानी कि पंचम भाव जो मेहनत करने के बाद परिणाम का होता है, उस भाव का स्वामी पापकर्त्री में चला गया। उसके ठीक पीछे शनि के कारण और उस भाव पे राहु की दृष्टि के कारण इस भाव के अधिपति मंगल, शुक्र जो है वो मंगल के कारण है। जरा ध्यान से देखिए, बहुत गहरी बात है। तीसरे भाव पे शनि की दृष्टि, शनि बैठ गए। इस भाव के अधिपति मंगल जैसे पापग्रह के साथ राहु के संपर्क में, और इस भाव में जरा देखिएगा तो ये भाव जहाँ है उसके ठीक अगले भाव की स्थिति में जो ग्रह बैठा है गुरु, वो पापकर्त्री में है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को पराक्रम में या व्यक्ति की कुंडली के यश, मान, पद, प्रतिष्ठा जो पंचम भाव है, संतान है, दाम्पत्य है, प्रेम है, यश है, कीर्तिमान स्थापित करना है, उस भाव के अधिपति के ठीक पीछे राहु, शनि और इस भाव के अधिपति शुक्र, मंगल के संपर्क में आने के कारण कहीं ना कहीं मेहनत बढ़ा रहे हैं, मेहनत में संघर्ष डाल रहे हैं, या कई बार यश, प्रतिष्ठा आदि देर से, विलंब से मेहनत करने के बाद प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? तो जो आपके जीवन में संघर्ष मिला वो क्यों मिला? क्योंकि ये शनि और केतु चतुर्थ भाव को पापकर्त्री लगा रहे हैं। क्योंकि केतु, सामान्य बात है कि केतु जो होते हैं वो हमेशा पीछे वक्र गति से चलने वाले होते हैं। सूर्य और चंद्रमा प्रकाशक ग्रह हैं।
मंगल बुध गुरु शुक्र शनि पंच तारा ग्रह हैं और राहु और केतु वक्री ग्रह हैं, सदैव वक्री गति से चलने वाले होते हैं। तो केतु जो हैं वो आपकी कुंडली में पीछे की तरफ यात्रा कर रहे हैं और इनके ठीक पीछे शनि राहु केतु का प्रभाव जा रहा है। इस कारण से आपकी कुंडली का पंचम भाव, जो कि आपके मेहनत का फल देता है, जो आपको यश समाज में प्रतिष्ठा देता है, उसकी कमजोरी आ रही है। ऐसे ही कुंडली को समझा जाता है कि क्यों आखिर मेरे ग्रह, मेरे गुरु जबकि अच्छे बैठे हैं तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं। क्योंकि पराक्रम का कारक और पराक्रम के अधिपति जब लग्न को देखेंगे, पराक्रम के अधिपति शुक्र, पराक्रम के कारक मंगल, तीनों लग्न को देख रहे हैं और जन्म कुंडली का पराक्रम भाव बलवान है क्योंकि वहां पे शनि उच्च के हैं। पर बात क्या है कि ऐसी स्थिति में आप मेहनती बन रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट व्यक्ति जो है बाई नेचर से मेहनती बन रहा है, पर परिणाम क्यों देर से मिल रहा है? क्योंकि पंचम भाव के प्रभाव में पापकर्त्री लग रहा है। वैसे ही जब आप दशमांसा चक्र देखेंगे तो लग्न के पीछे जो भाव बना हुआ है, इसके ठीक पीछे मंगल की दृष्टि जा रही है। तृतीय भाव के अधिपति चंद्रमा लग्न में व्यक्ति को मेहनती बना रहे हैं। राहु की दृष्टि जन्म कुंडली में लग्न पे एक कहीं ना कहीं थोड़े बहुत व्यय की स्थिति लेके जा रही है और बुद्धि को कभी कभी भ्रमित करने के साथ साथ गलत निर्णयों को लेने वाला इंसान भी बना देती है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो राहु और शनि और मंगल नवम भाव पे देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य भाव पे मंगल की उच्च दृष्टि, शनि स्वग्रही, राहु की मित्र दृष्टि, तो अच्छी बात तो है। पर इस भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि सारे के सारे पापग्रह ही देख लिए। ऐसी अवस्था में कई बार अब वो हम उसकी दशा में इस्तेमाल, ये जैसे शनि की दशा आए, मंगल राहु की दशा आए, तो कई बार ये नेगेटिव या बहुत ज़्यादा मजबूत या कमज़ोर, मतलब बैलेंस्ड परिणाम कई बार नहीं मिलेगा। क्योंकि नवम भाव पे सारे के सारे पापग्रह की दृष्टि जब जाएगी, भले ही वहाँ पे मंगल और शनि की उच्च दृष्टि, तो वहाँ पे एक क्रूरता भी दिखाई देगी। अब कुंडली में ग्रहों पे लेके आता हूँ कि कौन कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो सबसे पहले सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में, और जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर आपकी कुंडली में आपकी एनर्जी को कई बार वो गलत जगह पे ले जाने वाले बन रहे हैं और कई बार आत्मविश्वास को झकझोर रहे हैं। यहाँ पे कई बार व्यक्ति अपनी एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल न करते हुए देखा जाता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जो सामान्यतः व्यक्ति को एनर्जी दे रहे हैं। मंगलदेव आपकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं, जिसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कम्युनिकेटिव है और उसकी कैपेसिटी अच्छी है, वो जिम्मेदार है, फैशन की समझ रखने वाला है, बहुत छोटी छोटी गंभीर विषयों पे उसका चिंतन बड़ा ही गहरा होता है और बहुत छोटी बातों से वो प्रभावित भी करता है खुद को। बुधदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको बुद्धिमान और ब्राह्मणों का पूजक, घर में ब्राह्मणों का आगमन या आवागमन रखने वाला, आदर करने वाला, परिस्थितियों से लड़ने वाला और जल्दी हार नहीं मानने वाला बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में, शनि उच्च के, इस वजह से व्यक्ति न्यायप्रिय, स्वधर्म का पालन करने वाला, कभी किसी के विरोध में नहीं जाने वाला, शत्रु इकट्ठा नहीं करने वाला और सदैव अपने काम पे फोकस करने वाला न्यायप्रिय व्यक्ति बना रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके आपको अनुभवी, सारगर्भित बात करने वाला और ट्रेंड के हिसाब से जीवन जीने वाला, मजबूती से अपनी बात रखने के लिए सारे ही बर्ताव को न्यायपूर्ण तरीके से रखने वाला हो जाता है। मतलब जैसे उसको जो भी बात कहनी है उसमें उसका विश्वास है और बहुत सही ढंग से उसे वो रखने की मनसा प्रकट करता है, वो रखता है। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र और शनिदेव आपकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अर्थ होगा कि कई बार व्यक्ति का धर्म पक्ष जागृत है, दानशीलता और धर्म का पालन, ये सब शनिदेव आपकी कुंडली में बना रहे हैं। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेरिटोरियस बनाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी बना रहे हैं। ये आपकी इतनी सी बात है। जरा ध्यान से देखेंगे तो आपकी कुंडली में धनु राशि और मेष राशि के जातक आपके लिए अच्छे होंगे। भवन जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं उसके हिसाब से मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, उत्तर दिशा के मकान में रह सकते हैं, पश्चिमी फ्रंट के मकान में भी रहा जा सकता है। धन कमाने के लिए आपके लिए अगर जो बढ़िया राशि रहेगी वो मिथुन राशि और कन्या राशि रहेगी। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मेष राशि के शहरों में भी जाकर के व्यापार और प्रतिष्ठान स्थापित किए जा सकते हैं।
इसके साथ साथ धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में दक्षिण और पूर्व की दिशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह, आपकी कुंडली का जो ग्रह बनेगा वो सूर्य बनेंगे, जो आपकी कुंडली के लग्नेश ही होते हैं। लग्नेश ही आत्मकारक हैं और जन्म कुंडली में यश, मान, पद और प्रतिष्ठा भी वृद्धि में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो आपकी कुंडली का अमात्य कारक ग्रह होगा वो आपकी कुंडली का नवमेश मंगल है, जो नवांश चक्र में मिथुन राशि में बैठ रहे हैं, जो अपनी दशा में ये ग्रह भी कम से कम आपके पास यश, प्रतिष्ठा और आपको विवेकी बना रहे हैं। ये इतनी सारी स्थिति। लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल नवांश चक्र में बैठे हैं मिथुन राशि में, जो नीचा विलासी हो रहे हैं। ये कई बार कमज़ोर हो जाता है। इस अवस्था में कई बार मंगल और बुध की दशा जब एक साथ एक्टिव होती है, जैसे मान लीजिए शनि में मंगल आ गए, मंगल में बुध आ गए, तो कई बार व्यक्ति को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। दुश्मनों की सहायता न करें, मित्र और शत्रु को पहचानें। इतना ही नहीं, अपने आप को रिजिड न बनने दें। भाई के मित्र, मित्र के भाई, दोनों भाई के जो मित्र हैं और आपके मित्र के जो भाई हैं, इन लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव पंचम भाव से, अष्टमेश का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है। इस अवस्था के कारण हमें छुपे हुए शत्रुओं पे बड़ी ही मजबूती से दृष्टि रखने की आवश्यकता होती है, या अपनी कमज़ोरी, या जब तक हमारा कोई काम बन ना जाए, सफल ना हो जाए, तब तक हम उसके बारे में कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। कोई भी शुभ कार्य करना हो, आप मंगल और साथ ही साथ मंगल के साथ सूर्य और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नाम पे संपत्ति इकट्ठा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद माता के नाम पे इकट्ठा कर सकते हैं। माता का सुख आपकी कुंडली में ज़्यादा अच्छा है। आप माता पिता की सेवा भी खूब करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात बता दूं, लाजवर्त अभी तत्काल प्रभाव से धारण करना चाहिए। चतुर्थी का व्रत निश्चित रूप से शुरू करना चाहिए। सूर्य को अर्घ, नियमित रूप से आदित्य हृदय का पाठ रविवार को 21 बार पीले पुष्प की माला बना करके सूर्य को अर्पित करें। तांबे के पात्र का दान करें। लाल चंदन की माला अपने गले में धारण करें। इसके साथ साथ स्फटिक के शिवलिंग की पूजा या पारद शिवलिंग की पूजा भी आपकी कुंडली के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ 3 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। ओम वसुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु मंत्र का जप करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। इससे धन और लाभ की और साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त होते देखा जाता है। अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। चरित्र बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, पूर्व जन्म बहुत बढ़िया। हमें हमारे धन को और भी ज़्यादा सुनियोजित तरीके से व्यय करना है। मित्रों को धन दे करके उस धन की हानि नहीं करनी है। हम मेहनत और भी ज़्यादा कर सकते हैं या उसे बैलेंस कर सकते हैं। हमारा कम्युनिकेशन ठीक है, इस पे हमें बना करके मेंटेन करने की आवश्यकता रखनी होगी। इसके साथ साथ हमारे पास संपत्ति होगी। मंगल, गुरु, शुक्र और इसके साथ साथ शनि आपकी कुंडली में ग्रह ये जो बने हुए हैं, ये आपकी कुंडली के धन को जोड़ने वाले ग्रह बन रहे हैं। हमारा विवेक कमज़ोर हो जाता है, हम निर्णय कमज़ोर लेते हैं, कंफ्यूज होते हैं, प्रेम और यश हमें उतना नहीं मिलता है, और वो पंचम भाव के केतु के कारण, शनि के कारण ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। सामान्यतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए एकादशी का व्रत अगर हो सके तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ पूर्णिमा का व्रत भी आपकी कुंडली को बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। एकादशी से ज़्यादा पूर्णिमा का व्रत किया जा सकता है। पूर्णिमा के दिन खीर बनाइए, भगवान चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए, उनका दर्शन करिए, और अगर हो सके तो उस दिन एक बार भोजन करिए, रात को मीठा भोजन। इसके साथ साथ हमारी वास्तविक क्षमता हम अभी तक उसे पहचान नहीं पाए हैं, मित्रों को पहचान नहीं पाए हैं, शत्रु हमारे फिराक में लगा बैठा है। इस वजह से हमें वहाँ पे ध्यान देना होगा। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना होगा। गले में इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान रखना होगा। नेत्रों में परेशानी ना हो इसका ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो इसका ध्यान रखना होगा। नियमित दिनचर्या का पालन, बहुत ज़्यादा आलस्य नहीं, और इसके साथ साथ कंसंट्रेशन हमारा ठीक है। भाग्य बल थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, इस वजह से मैंने इतने सारे उपाय बता रखे हैं। साथ ही साथ देवी मैया के नित्य मंदिर का दर्शन प्राप्त आप लगभग कर जाएंगे। आपकी कुंडली ऋण में नहीं मरेगी। सामान्यतया आमदनी एक जैसी नहीं है, इस वजह से उसको संतुलित करने के लिए भोलेनाथ की पूजा करनी होगी। विभिन्न वर्ग चार्ट से आपका ध्यान लेके आता हूँ। आपकी कुंडली में संतति का सुख 100% बहुत अच्छा है। संतति शिक्षकीय गुणों से युक्त है और भाग्यशाली भी है, पर आपसे रहेगी दूर। बलाबल के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो बुध थोड़े बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। क्रिएटिविटी आपके पास ज़्यादा है, पर उतना परिणाम मिला नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात देख रहा हूं तो आप धर्म से युक्त होकर के ही धन कमाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ आपको बेवजह की चिंता कई बार सताती रहती है कि आपका मेहनत आपको रंग नहीं दे रहा है। साथ ही साथ कंसंट्रेशन ठीक है, प्राणायाम करने की आवश्यकता होगी।
ये इतनी सारी चीज़ें हैं। एक बात और कहता हूँ, आपकी कुंडली के लिए भाई और बहन का सुख सामान्यतया थोड़ा बहुत घर्षण के साथ मिल रहा है, इतना है। नवमांश चक्र पे अगर मैं एक बार थोड़ा सा ध्यान आपका लेकर के आता हूँ अगर, तो लग्न के अधिपति 12वें हैं, द्वितीय भाव में शनि है और तृतीय भाव में बुध एक तरफा व्यक्ति विवाह को चला रहा है। हालांकि ठीक है, उसमें कोई कमजोरी मैं नहीं कहूँगा, पर फिर भी यहाँ पे जो इस कुंडली की सबसे अच्छी बात यह है कि 6वें भाव में शुक्र बैठे हैं और गुरु उसको देख रहे हैं। सप्तम भाव के अधिपति अपने भाव से 9 घर आगे, और जरा ध्यान से देखें तो इस भाव के स्वामी जो शनि हैं वो स्वग्रही हो रहे हैं। गुरु का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव से तो नहीं बन रहा है, पर शुक्र से बन रहा है। इस वजह से विवाह टूटने में कमजोरी है, मतलब विवाह टूटने की स्थिति नहीं है। अगर कोई कमजोरी बनी है, संघर्ष है विवाह में, तो ये इस मंगल राहु केतु के कारण है ना। इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। नक्षत्र के आधार पर धनिष्ठा नक्षत्र में दान करना है। स्वाति, अनुराधा, आर्द्रा, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा और पुनर्वसु ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन रविवार, मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार रंग गेरुआ, पीला और नारंगी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में इतने सारे योग बने हुए हैं। दशाओं के क्रम में अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दे दूं तो जो होरा चक्र बना हुआ है उसके आधार पर तो शनि की दशा मेहनत करवाएगी। उसके बाद जो बुध की दशा आएगी वो शांति देगी। गुरु, शुक्र, मंगल और बुध की दशा मानसिक शांति और गंभीरता, साथ ही साथ धनदायक होगी अंतरदशा में भी। जबकि राहु, केतु, शनि, सूर्य और चंद्रमा की दशा मेहनत करके धन देने वाली स्थिति में लेके जा रहे हैं। पिता आपकी कुंडली में थोड़े से बीमार नजर आ रहे हैं, जबकि माता सामान्यतः छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे शीत जनित बीमारियां और ठंड से पीड़ित हैं। इतनी सारी चीज़ें। अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशनम, सूर्यपादोदकम तीर्थम, जठरे धारयाम्यहम। इस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ दें और अपने घर के प्रत्येक सदस्य को वो जल जो अर्घ वाला है उसे पिलाएं। साथ ही साथ घर में रोग है तो घर में पंचगव्य, अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुला करके जो पंचगव्य घर में पंचगव्य की पूजा करना जानता हो उसकी घर में शांति कराएं। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।